हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 128 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी इनमें से कौन सा चार ऑप्शन है, कौन सा रेवेन्यू बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है डिफेंस एक्सपेंडिचर, सेकंड है इंटरेस्ट पेमेंट ऑन मार्केट लोन, थर्ड है डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट और फोर्थ है रिसिप्ट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। तो इसका सही आंसर है सी 1, 2 एंड 3 ओनली, यानी कि फोर्थ वाला गलत है। जो डिसइन्वेस्टमेंट से आता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट बजट में नहीं बल्कि कैपिटल रिसिप्ट में लिखा जाता है। रेवेन्यू में सिर्फ करंट रिसिप्ट्स की चीज़ें आती हैं जो कि गवर्नमेंट ने कहीं से रिसीव किया हो। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज वर एसोसिएटेड विद अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस से कौन जो थे क्रांतिकारी वो जुड़े थे आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर है ए प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। सिर्फ यही दो लोग इस कॉन्स्पिरेसी से जुड़े हैं, मतलब ऑप्शन में। इन 1908 प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस थ्रू अ बॉम्ब एट अ कैरेज supposed to be carrying a white judge Kingsford in the Muzaffarnagar. Two ladies instead got killed. तो जो इन्होंने बॉम्ब फेंका था, एक कैरेज जा रही थी, उस पर उनको लगा कोई वाइट जज है किंग्सफोर्ड, तो इसलिए उन्होंने फेंका था और तुरंत ही दो जो लेडीज़ थी वो मर गई। प्रफुल्ल चाकी ने उसी के बाद तुरंत अपने आप को गोली मार ली और खुदीराम बोस को ट्रायल किया गया और फिर हैंग की गई, यानी कि फांसी दी गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, Which among the following factors threaten the nesting of olive redley turtle in India? यानी चार फैक्टर आपको दे रखे हैं, आपको बताना किन की वजह से जो ऑलिव रेडली टर्टल आते हैं उनकी नेस्टिंग को, यानी जो अंडे दे के जाते हैं तो उनसे उनको प्रॉब्लम होती है। तो पहला है बीच इरोजन, सेकंड है साइक्लोन्स, थर्ड है आर्टिफिशियल लाइटनिंग एट बीच और फोर्थ है मैकेनाइज्ड। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि चारों की चारों सही हैं। यही चारों फैक्टर है जिनकी वजह से ऑलिव रेडली टर्टल जो इंडिया में नेस्टिंग करती हैं तो उनको वो प्रॉब्लम्स होती है और हो सकता है वो आगे से इस वजह से आना भी छोड़ दें। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज स्क्रूटिनीज and report the House whether the power to make regulation, rules, sub-rules, by law, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the Executive within the scope of such delegation. तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के संदर्भ में एक स्टेटमेंट दे रखा है कि कौन सा पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कि स्क्रूटनी करती है और रिपोर्ट करती है हाउस को कि जो पावर है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के या लॉ के, तो जो संविधान में मौजूद है या पार्लियामेंट को दिए गए हैं तो कब प्रॉपरली एक्सरसाइज हो सकता है और उनके स्कोप्स क्या क्या है, यानी कब कब यूज़ हो सकता है, कितना यूज़ हो सकता है, तो इस बारे में बताना है आपको कि कौन सी कमेटी है। तो इसका सही आंसर है बी, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो यही सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Traditional tempera technique of ancient India is associated with which of the following? तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि जो ट्रेडिशनली हमारे टेम्पेरा एक टेक्निक है जो हमारे जो प्राचीन भारत में इस्तेमाल होता था, तो किस चीज़ से जुड़ा हुआ टेम्पेरा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, पेंटिंग। जो टेम्पेरा है ये पुराने समय में एक पेंटिंग की कला थी, एक चित्र बनाने की कला थी, ये उसी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
पहला है बोथ द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी बोथ जो इलेक्टेड हैं या नॉमिनेटेड हैं ये दोनों लोग राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको चुन सकते हैं। सेकंड है ओपन बैलेट वोटिंग इज ओनली यूज फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी जो ओपन बैलेट वोटिंग होता है, जो पहले बैलेट वगैरह यूज़ किए जाते थे वोटिंग के लिए, तो अब वो सिर्फ राज्यसभा के मेंबर को चुनने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। थर्ड है द रिटायरिंग मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, यानी वो सदस्य जो राज्यसभा से रिटायर हो रहा है वो री इलेक्टेड नहीं हो सकता है, दोबारा से चुना नहीं जा सकता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी, 2 ओनली। पहला और थर्ड वाला गलत है। 1/3 ऑफ द राज्यसभा मेंबर रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, लगभग 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर होते हैं। द सीट्स आर फिल्ड अप बाय द फ्रेश इलेक्शन एंड प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी थर्ड ईयर, और जो उनके सीट्स है, जो वैकेंसीज खाली होते हैं रिटायर होने के बाद, तो या तो इलेक्शन द्वारा भरे जाते हैं या फिर प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं उनको चुन के हर तीसरे साल पे बनाए जाते हैं। द रिटायरिंग मेंबर आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन एनी नंबर ऑफ आइटम्स, जो रिटायरिंग मेंबर होते हैं वो दोबारा भी चुने जा सकते हैं और वो इनफाइनाइट टाइम के लिए चुने जा सकते हैं, उससे कोई लेना नहीं है, जब भी चाहे वो तब इलेक्टेड हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म निशिका, सतमाना और कृष्णाला रेफर्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ। तो अगर प्राचीन इतिहास भारत के इतिहास के बारे में बात करें हम, तो ये 3 शब्द है, निशिका, सतमाना और कृष्णाला। तो आपको बताना किस चीज से जुड़ा हुआ, ये क्या था। तो इसका सही आंसर है बी, कॉइन्स, ये सिक्के थे। द इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड विटनेस ट्रेड एज अ मेजर एक्टिविटी, while initially barter system was used, later on coins were used as a medium of exchange in large transaction. The coins which were in circulation at that time were called Nishika, Satmana and Krishnala. जैसा कि सबको पता है वैदिक समय में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी प्रचलित हो गई थी, यानी आर्थिक चीज़ें शुरू हो गई थी, और उस समय शुरू में बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, यानी सामान के बदले सामान होता था। बट धीरे धीरे समय के साथ साथ कॉइन भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया, और उन्हीं कॉइन्स को ये बोला जाता था कि निशिका, सतमाना और कृष्णाला। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर टू इट्स यूरोपियन काउंटरपार्ट्स, ब्रिटिशर्स वर एबल टू रिटेन द टेरिटोरियल कंट्रोल ओवर इंडियन टेरिटरीज। Which of the following factors facilitated British domination in India? तो अगर हम यूरोपियन काउंटर पार्ट देखें, यूरोप में जिस तरह से उसने अपना राज्य बनाया था, तो उससे ज़्यादा उसके इंडिया में थे कंट्रोल्स थे। तो उसी के संदर्भ में दिया है कि ब्रिटिश डोमिनेशन क्यों होती थी, आपको बताना है। पहला है ग्रेटर ऑटोनॉमी टू ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा छूट दे दी गई थी। सेकंड है बेटर नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी उनके पास जो नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर थे, यानी कि जहाज़ जो होती थी पानी वाली, तो वो चीज़ें। थर्ड है अर्ली एडवांटेज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहीं आया था, जैसा सबको पता है 16वीं शताब्दी में। और फोर्थ है यूज़ ऑफ डेप्ट मार्केट बाय ब्रिटिश टू फंड इट्स वॉर एक्सपेंसेस। तो जो ब्रिटिश थे वो अपने जो वॉर एक्सपेंसेस होते हैं, लड़ाई में जो खर्चे होते थे, वो डेप्ट मार्केट से इस्तेमाल करते थे, यानी कि कर्ज लेके बेसिकली। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, 1, 2, 3 और 4, यानी कि चारों के चारों स्टेटमेंट ब्रिटिश डोमिनेशन के संदर्भ में सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following best describe microdots technology sometimes seen in the news? तो
4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा माइक्रो डॉट टेक्नोलॉजी के बारे में जुड़ा हुआ है, क्योंकि काफ़ी चर्चाओं में था। तो आपको बताना है कौन सा है। तो उसका सही आंसर है ए, इट इज़ अ टेक्निक इन विच लेज़र डॉट्स आर एड्ज ऑन अ व्हीकल टू प्रिवेंट थेफ्ट। तो एक लेज़र टेक्निक है जो कि व्हीकल्स वगैरह पर लगाए जाते हैं ताकि उनको चोरी से बचाया जा सके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है माइक्रो डॉट्स टेक्नोलॉजी, ये आप ध्यान से थोड़ा देख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ द जीडीपी ऑफ कंट्री। तो 3 ऑप्शन आपको बताना है कौन सी चीज़ें जब जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कंसीडर करते हैं। तो पहला है सेल एंड परचेज ऑफ स्टॉक्स, यानी स्टॉक्स वगैरह की खरीद और बेच। सेकंड है गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर पेमेंट, यानी गवर्नमेंट की जो सोशल सिक्योरिटी या वेलफेयर पेमेंट है वो भी लिया जाता है। थर्ड है वर्क डन बाय होम मेकर्स फॉर देयर फैमिलीज, यानी कोई भी होम मेकर्स है, जैसे हम कह सकते हैं हाउस वाइफ्स, बेसिकली घर में मम्मी या बहन वगैरह कोई हो तो वो घर के लिए कुछ काम करी तो उसको भी लिया जाता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी जीडीपी कैलकुलेशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो होम मेकर्स है उसमें आपको किसी तरह के टैक्स नहीं देते हैं, कोई इनकम नहीं होती, इसलिए नहीं होता है। सेकंड है गवर्नमेंट ने कोई सिक्योरिटी सेल, जब सिक्योरिटी सेल करेगी तो उसको जीडीपी में ऑब्वियसली नहीं लाएगी। और सेल एंड परचेज ऑफ स्टॉक, ये भी जीडीपी कैलकुलेशन ऑफ कंट्री में नहीं आता है। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले हम आपको जो हमारा लास्ट वीडियो था, यानी जीएस टेस्ट पेपर 127, तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड बाय दी। तो पार्लियामेंट के पास पावर है, शक्ति है कि वो किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को मतलब अमेंड कर सकता है, उसमें कोई बदलाव या अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। तो ये कब हो सकता है आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है डी, राज्यसभा बाय ए मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। जब राज्यसभा प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3 मेंबर हो, प्रेजेंट एंड वोटिंग में आप ओवरऑल को नहीं लेते हैं, जितने उस दिन आए होंगे सिर्फ उनमें से 2/3 लोग अगर उसके फेवर में वोट करेंगे तो ही आप ये पावर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसके साथ जाने से पहले आज का यानी जीएस टेस्ट पेपर 128 का क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, ऑपरेशन ग्रीन्स कॉमनली सीन इन न्यूज़। ऑपरेशन ग्रीन काफ़ी आजकल चर्चाओं में था, आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत साल से चल रहा है ये। तो आपको बताना किस चीज़ से जुड़ा है। आपके ऑप्शन है ए, एन ऑल आउट ऑफेंसिव बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता है उसको ख़त्म करने के लिए कोई स्टेप हो। बी है अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय इंडिया एंड बांग्लादेश फॉर प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुंदरबन, यानी इंडिया और बांग्लादेश मिलकर एक सुंदरबन के जो पर्यावरण है उसको बचाने के लिए कोई प्रोजेक्ट शुरू किया हो। या सी है अ स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट फॉर बूस्टिंग प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो, यानी कोई स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की हो ताकि वो जो टोमेटो, अनियन, पोटैटो है उसके प्रोडक्शन को बढ़ा सके। या डी है अ मिशन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी भारत सरकार ने कोई मिशन शुरू किया हो ताकि वो जो हमारा जो वन है उसका सतत तरीके से इस्तेमाल हो सके। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।